मां नर्मदा के प्रति अटूट आस्था और भक्ति किसी से छुपी नहीं है। कई साधु संत हुए जिन्होंने मां नर्मदा पर जीवन सर्वस्व कर दिया। ऐसी ही मिसाल देखने मिली है मूलतः नरसिंहपुर के गोटे गांव बगासपुर की रहने वाली राधिका पटेल के रूप में। राधिका IAS बनना चाहती थीं, लिहाजा उन्होंने UPSC की प्री और मेंस परीक्षा पास की, लेकिन इंटरव्यू के दौरान ही मां नर्मदा से ऐसा लगाव लगा कि वो मां नर्मदा की भक्ति में लीन हो गई। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम विशत्सु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। कई सालों तक दिल्ली में अपराजिता IAS एकेडमी चलाकर कई लोगों को IAS बनवा चुकी राधिका ने चमकते करियर को कुर्बान कर दिया। मां नर्मदा से लगाव इतना बढ़ा कि IAS की कोचिंग बंद कर वो नर्मदा की परिक्रमा पर निकल पड़ी। दिसंबर 2020 में अमरकंटक से मां नर्मदा की परिक्रमा शुरू कर करीब 300 किलोमीटर पैदल चलते हुए वो इन दिनों नरसिंहपुर की सीमा में है, जहां पल पल इंडिया ने उनसे जीवन के अनेक पहलुओं पर चर्चा की। राधिका पटेल का कहना है कि मौजूदा समय में इंसान में इंसानियत और आत्मीयता बढ़ाने की जरूरत है। मां नर्मदा की परिक्रमा के दौरान वो गांव-गांव पहुंचती हैं और ग्रामीणों से मेल मिलाप कर उनकी कई तरह की परेशानियों को देखती सुनती और उनका जनप्रतिनिधियों अधिकारियों से निराकरण भी करवाती हैं। पेश है पल पल इंडिया के अमित सोनी के साथ साध्वी राधिका पटेल के आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता को बढ़ाते कई मसले पर बेबाक चर्चा। आज हम आपको ऐसे नर्मदा भक्त से मिलाते हैं जो दुनियादारी छोड़ के उनका जो ध्यान है वो सिर्फ नर्मदा की तरफ एकदम से आ गया। IAS की पढ़ाई की, IAS की कोचिंग चलाने के बाद अब वो नर्मदा यात्रा की तरफ उनका रुझान हो गया। राधिका पटेल जी आज मेरे साथ हैं और लगातार 10 दिसंबर से अपनी यात्रा जो अमरकंटक से प्रारंभ की है, यात्रा के कैसे मन में ख्याल आ गया, यात्रा का उद्देश्य क्या है? एक बार मैं परिक्रमा कर चुकी हूँ 2018 में, तब भी मैंने पैदल की थी, लेकिन थोड़ा उस समय कोचिंग चल रही थी तो समय का अभाव था और अभी लॉकडाउन की वजह से मुझे समय भी मिल गया था और बचपन से माई का सानिध्य मुझे रहा है। परिक्रमा करने से आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक सभी शक्ति मिलती है। और आपको एक चीज़ ज्ञात होगी कि हमारी जो पहली मानव सभ्यता है वो माई के तट पर ही प्रारंभ हुई थी, तो यहाँ पे सभी प्रकार की संस्कृति है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि माई की परिक्रमा कर ली यानी पूरे विश्व की परिक्रमा कर ली। यहाँ पर न केवल भारतीय बल्कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसका महत्व तो इतना है माई का। आप किसी भी तरीके से देखें, चाहे भौतिक रूप से देखें, आध्यात्मिक रूप से देखें, तो शब्द नहीं है उसके लिए। वो जो करता है, जो महसूस होता है, वो ही बता सकता है कि माई की परिक्रमा आपको क्या चाहिए। अभी मैं सुबह में बैठी थी वहाँ पर धूना में, तो एक हमारे भगत हैं यहाँ संतु भगत जो कुटिया बना के रहते, परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, तो उन्होंने बताया कि कई लोग ऐसे लोग आते हैं कि जिनको कहीं कोई सहारा नहीं होता है और कहीं भी जाने के लिए आपको पैसे चाहिए, लेकिन माई का तट, माई नर्मदा जी का प्रभाव एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको 1 रुपया नहीं लगता है। लोग बुला के भोजन कराते हैं माई की कृपा से, और यहाँ पर जो प्रसन्नता मिलती है पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती है। बेसिक समस्याएं, अभी जैसे लगातार आप यात्रा कर रही हो, यात्रा के दौरान नर्मदा के अलग अलग रूपों को आपने देखा होगा, तो एक हम ये चीज जानना चाहेंगे कि क्या अभी बेसिक परिक्रमा वासियों को किस तरह की समस्याएं अभी सामने आ रही हैं जिसका निराकरण होना चाहिए? एक समस्या तो ये होती है कि मार्ग जो है वो मार्ग नहीं है, किनारे पे कहीं फसल होती है, ज्यादातर रेत जो खुदाई है सभी यहाँ पर भी आप देख रहे हो, तो बहुत सारे गड्ढे होते हैं, वहाँ रास्ता नहीं होती है, तो रेत की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो रेत खनन होता है। दूसरा, किनारे पे भी फसल के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे बड़ी परिक्रमावासियों को ये समस्या आती है कि जहाँ पर रुकने की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे या तो लोग सही नहीं होते या समुचित व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, छाया नहीं है, भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है, तो ये अधिकतर जगह पे ये समस्या आती है। बेचारे परिक्रमावासी होते कुछ बोलते नहीं, जैसे होता मैनेज करके निकल जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं तो परेशानी होती है थोड़ी। तो वो मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए, एटलीस्ट रुकने की सारी व्यवस्थाएं वहाँ फैसिलिटी कर दी जाए, गैस वगैरह रख दिया जाए, या भोजन बनाने की तो खुद से भी बना सकते हैं, वो कई जगह पे कोई व्यवस्था नहीं होती है। अभी इस बार की जो यात्रा आपने की है, आप बता रहे कि दूसरी बार आपने यात्रा की है, क्या उद्देश्य था, क्या मैसेज इस यात्रा के जरिए आप?
मैसेज तो ये कि परिक्रमा में जैसे जो भी समस्याएं मेरे सामने आती है, एजुकेशन से लेकर के आती है, कोई ये यंगस्टर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते, तो उनके लिए होता। बाकी और ऐसे 2-4 जगह ऐसी समस्या आई कि जहाँ पे जगह नहीं थी, तो मैंने वहाँ के जो पंचायत सीईओ वगैरह उनको बुला करके संसद निधि से पैसे निकलवा के वहाँ व्यवस्था अरेंजमेंट करवाया। कहीं पर नल नहीं था, केवल पानी माइका लेके आते हैं, तो वहाँ पे गर्मी के टाइम में पानी दूर चला जाता है, तो उनको पीने की समस्या थी, तो वहाँ नल भी मैंने सैंक्शन कराने के लिए कलेक्टर से फ़ोन किया। ऐसे जहाँ मुझे लगता है जो मेरे बस में होता है, जो मेरे सामर्थ्य में है, वो मैं लोगों के सहयोग से करवाती जाती हूँ। तो ये सभी प्रकार से जो भी जैसा मेरे अंदर सामर्थ्य है वो मैं लोगों को जागरूक करती जाती हूँ अपने अध्यात्म यात्रा के साथ में। बेलखेड़ी घाट में एक परिक्रमा वासियों के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई गई है। जो भी परिक्रमा वासी यहाँ पर आते हैं उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, और इस पूरे काम को ये रामू हमारे साथ है, वो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अरे बहुत लोग आ जाते हैं। हम तो कैसे आप उनकी सेवा करते हो? उनकी सेवा बहुत करते हैं, चाय पिलाते हैं, रोटी भी बना देते हैं। जो थक जाते हैं, पानी नहीं लाते तो अपन नल से पानी भी लाते हैं, और सब चीज़ की व्यवस्था करते हैं। तो माता जी ने और कमरा भी रख दे 2-4 के भैया यदि जिसको कम पड़े तो उनको भी कम्बल देना, वो हमारी जवाबदारी में रख दी है। अच्छा, और क्या सुविधाएं आपको यहाँ मिलना चाहिए थी, और सुविधाएं आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए? ये सुविधा के कछु नहीं तो अपने यहाँ पर शक्कर पत्ती सौदा सामान भी पड़ा रहा, तो अपने जो भी साधु संत निकले तो अपन उनको रास्ता बता दे, तो महाराज जी शिव मंदिर के लिए रास्ता है, आ जाइए यहाँ शांति ले लीजिए। जो अपने पास है वो अपन खिलवा देते, चाय पानी पिलवा देते, उनको रेस्ट मिलवा देते हैं, रास्ता सही बता देते, अपन भगवान के वहाँ मंदिर को भिजवा देते। 1 महीने में कितने लोग आ जाते होंगे परिक्रमा पे? अब आज से तो नहीं आ पाते नहीं महाराज जी, एक दिन में 50-50 लोग भी आ जाते मंदिर पे। बात ये है कि ये खुद अपनी सब्जी लगा के मजदूरी करते हैं, उसी में से निकाल के अगर उस तरफ परिक्रमा वासी दिख जाता तो बुला के उसको भोजन और चाय ले जाते हैं। और मतलब ये नर्मदा किनारे की भक्ति और शक्ति है, माई का प्रभाव है कि एक व्यक्ति जो खुद मजदूरी कर रहा है उसमें से निकाल के भोजन कराता है, वो लकड़ी इकट्ठी करके लाता है, यहाँ पर बाटियां बना के देता है। तो ये चीज और कहाँ मिलेगी आपको देखने के लिए? अगर आपका कोई संबंधी नहीं है, परिचय नहीं है, तो किसी के आप बिना स्वार्थ के पानी नहीं पी सकते हो। तो यही तो परिक्रमा का सबसे बड़ा सार, यही तो मानवता सिखा रही है हमें कि एक मानव के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए, भक्ति कैसे होना चाहिए। और यदि ये समानता सब जगह बनी रहे तो कोई समस्या ही नहीं है। ये जहाँ असमानता के कारण ही सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो ये भाव हमें ये परिक्रमा में सिखाता है कि कैसे एक संतुलन, एसिमिलेशन होना चाहिए, संतुलन कैसे बनना चाहिए मानव के बीच में। यूथ की हम बात करते हैं तो यूथ किस तरह से अभी इन सब धर्म में, इस पे यूथ अभी आ रहा है कि आपको यात्रा में कभी यूथ लोगों से मुलाकात होती है? अभी जब से मैंने परिक्रमा, ये दूसरी वाली परिक्रमा की है, पिछली बार तो करीब 2 से 3 लाख लोग इससे जुड़ चुके थे। और कल मेरे पास एक फोन आया था हिमाचल से, एक कोई ऋषि करके हैं, वो डॉक्टर हैं, और उन्होंने फर्स्ट में ही मेरा उसमें फेसबुक में देखा और उन्होंने कहा कि मैं परिक्रमा करना चाहता हूँ। वो शायद निकल भी गए वो, तो मैंने उनको काफ़ी चीज़ें समझाई और ओमकारेश्वर से उन्होंने पहुँच गए हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि नर्मदा जी बहुत ही अद्भुत और एक ऐसी आश्चर्यजनक नदी है कि विश्व में एक ही नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। और आज का युवा, उसको ऐसी कहीं जगह नहीं मिलती कि वो अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करे, क्योंकि हम तीनों तरीके से जब मजबूत होंगे तभी हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई यात्रा की है। विवेकानंद ने भारत की यात्रा की थी। तो इसके लिए ये जब चीज़ें हम कुछ करना चाहते हैं तो आई लव माई कंट्री, तो मुझे देशभक्ति बचपन से ही है। तो वो चीज़ें मैं सोचती रहती थी कि नहीं, कुछ ऐसा हम पहले मैं सीखूं, मैं बनूं, तब तो दूसरों को बताऊंगी। तो ये इस क्रम में, और भक्ति होगी तो अध्यात्म और दोनों साथ ही चलता, चाहे देशभक्ति हो या ईश्वर की भक्ति हो, दोनों कनेक्टेड है, ये अलग नहीं है। कैसा महसूस होता है? एक सब आईपीएस की तैयारी, आईएएस की आपने तैयारी की, एग्जाम फेस किया, उसके बाद इस तरफ रुझान जो आ गया, तो क्या कहना चाहेंगे? रुझान इसका ऐसा है कि ये सब ज्ञान होने के बाद ही, क्या नाम है, पहले ज्ञान होता है तभी हम आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि बिना ज्ञान का बिना तर्क का अंकुर जो निकलता है वो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। और अगर आप तर्क की भूमि में, अगर तर्क के अंकुर के साथ में आप चलते हो तो आप वो लंबे समय तक चलते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने सब कुछ देखा है, फिजिकल वर्ल्ड में भी मैंने देखा है और अध्यात्म में भी देखा है। और ये चीज़ पाया है कि भारत इसलिए महान है क्योंकि भारत का अध्यात्म है। और यदि अध्यात्म आपके पास है तो मुझे लगता है कि आप किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होंगे। आपको मानसिक बल और शारीरिक बल हमेशा मिलता रहेगा, जो हमें हर काम में सफलता दिलाता है। फैमिली ने उम्मीद करी होगी कि मेरी बेटी है, मेरे परिवार के लोग हैं, आईएएस बन जाएगी, लेकिन आज इस रूप में जब आपको देखते हैं तो क्या लगता है, कैसा महसूस उनको होता है, क्या चर्चाएं होती हो?
थोड़ा सा घर वालों को शुरुआत में लग रहा था, लेकिन मुझे बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं एक परिवार तो संभाल सकती हूँ, लेकिन मैं और भी देश के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो सोशल वर्क था मेरे अंदर कि कुछ करना है, जहाँ पे भी करूँ। भक्ति तो थी साथ में, तो जो भी जैसे मैं कर पाई आईएएस की तैयारी की, मैं सोच रही थी आईएएस बनूंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए भला करूंगी, लेकिन मैं नहीं बन पाई। तो फिर मैंने अपना कोचिंग सेंटर भी डाला और उसमें बहुत सारे बच्चों को फ्री पढ़ाया, और काफ़ी बच्चे आईएएस आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, और वो भी सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रम चल रहा है कार्य करने का। जब घर वालों को ये लगा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है गृहस्थ में जाने का, बचपन से ही मैं विवेकानंद को फॉलो करती हूँ, तो फिर ये यात्रा मेरी फिर बचपन से चली रही है अभी तक। हाँ, ये चीज़ होती है कि हमें अपना मूल और अपनी जो प्रारंभिक अवस्था वो कभी भूलना नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि ये जो संसार है ये तो ब्रज है, ब्रज पे कभी घर नहीं बनाया जाता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं पैसे बहुत कमा सकती, दिन में 1-2 लाख रुपए कमाई मैं छोड़ के आई हूँ, तो वो कोई मतलब नहीं होता है अगर आपका योगदान समाज के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है, और या तो अध्यात्म कहीं पे भी नहीं है, तो मानव होने का कोई मतलब नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है। ये थी राधिका जी, और इन्होंने दूसरी बार यात्रा की है, लेकिन इस बार जो यात्रा की है आध्यात्म के लिए की है, और लोगों को एक मैसेज देने के लिए की है कि एक पैसा ही हर कुछ नहीं होता, अध्यात्म भी है। संजय तिवारी के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर।